हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड डॉक्टर शिल्पी गोयल, द रेडियोलॉजिस्ट। जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है फ्रेंड्स, अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर। इसके 3 पार्ट्स हम अब तक अपलोड कर चुके हैं। ये लास्ट और 4th पार्ट है इसी सीरीज़ में। तो फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था टाइमलाइन ऑफ नॉर्मल अर्ली प्रेगनेंसी डेवलपमेंट। दैट वाज, एक बार हम रिवाइज करेंगे कि वीक 4.5 पे जेस्टेशन सैक अपीयर करता है, वीक 5 पे यॉर्क सैक, वीक 6 पे एम्ब्रियो विद कार्डिक पल्सेशन और वीक 6.5 पर एमनियन। ये टाइमलाइन कंसिस्टेंट होती है, इसीलिए अगर कोई डेविएशन होता है तो इट रेजेस सस्पेशन टुवर्ड्स अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द फाइंडिंग्स विच आर डायग्नोस्टिक ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर, विच वर क्राउन रम्प लेंथ मोर देन 7 mm विद नो हार्ट बीट, मीन सेक डायमीटर मोर देन 25 mm विद नो एम्ब्रियो। और अगर आपका एम्ब्रियो देखा है, यॉर्क सैक नहीं देखा है और आपने फॉलोअप स्कैन किया 2 वीक्स के बाद, तो आपको विदाउट मतलब फीटल वाइबिलिटी नहीं शो करेगी। दैट विल बी अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर। सेकेंड केस में अगर आपको यॉर्क सैक दिखा है तो 11 डेज़ के बाद आप फॉलोअप करेंगे और उस केस में आपको फीटल वाइबिलिटी नहीं डेमोन्स्ट्रेट होगी। This was discussed in part 2 of this series. These are the signs which are diagnostic of pregnancy failure on ultrasound. थर्ड सीरीज में हमने डिस्कस किया था which are the findings which are suspicious but not diagnostic of pregnancy failure, which is crown rump length 2 to 6 mm with no heartbeat, mean sac diameter 16 से 24 mm with no embryo और एब्सेंट एम्ब्रियो बाई सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अगर आपको यॉर्क सैक नहीं दिख रहा है, आपने 7 to 13 डेज़ के बाद में फॉलोअप स्कैन किया, उसमें आपको फीटल वाइबिलिटी नहीं डेमोन्स्ट्रेट है। सेकेंड केस में अगर यॉर्क सैक दिखता है तो आपने 7 to 10 डेज़ के बाद में फॉलोअप किया और आपको फीटल वाइबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट नहीं हुई। और कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी है जेस्टेशन साइट यॉर्क सैक का, वो भी हमने डिस्कस किया था सीरीज 3 में, पार्ट 3 में। अब हम आते हैं अपने फोर्थ और फाइनल पार्ट पर इस सीरीज़ में, विच इज़ प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन। बेसिकली प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन क्या है? ये वो स्टेज है जब आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और ये बहुत अर्ली स्टेज है। इस स्टेज में आपको नॉर्मल पेल्विक अल्ट्रासाउंड मिलता है, मीन्स एंडोमेट्रियम इज़ नॉर्मल एंड एडनिक्सा इज़ ऑल्सो नॉर्मल। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ अराइज करती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इट इज़ वेरी अर्ली इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी, लाइक 4 वीक्स की प्रेगनेंसी है, तो उस केस में आपको जेस्टेशन सैक भी डेमोन्स्ट्रेट नहीं होगा। सेकेंड केस देयर कैन बी occult ectopic pregnancy. Third case there can be completed spontaneous abortion. और हमें सीरियल बीटा एससीजी लेवल्स में करने होते हैं टू डिफ्रेंशिएट अमॉन्ग द 3। अगर कोई पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है और एक नॉर्मल पेल्विक अल्ट्रासाउंड आपको मिलता है, तो उस केस में बेटर है कि हम उस केस को ऑकल्ट एक्टोपिक ना मानें और हम वेट करें और सीरियल बीटा एससीजी लेवल्स कराएं और 2 वीक्स वेट करने के बाद उसका अल्ट्रासाउंड फिर से रिपीट करें टू कंफर्म अ डायग्नोसिस आउट ऑफ दीज 3, रादर देन टू प्रिज्यूम दैट एज एन ऑकल्ट एक्टोपिक एंड टू ट्रीट दैट एज एन एक्टोपिक। अब हम कुछ इमेजेस देखेंगे रिलेवेंट, जिससे कि ये टॉपिक और अच्छे से में क्लियर हो सके। हम जो इमेज देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ पर एंडोमेट्रियम वाज क्वाइट नॉर्मल, there was no evidence of any gestation sac। फिर फॉलोअप किया गया 7 डेज़ के बाद, which shows a clear gestation sac with double deciduous sign and beta hCG लेवल में भी considerable increase था। Like in a normal pregnancy, beta hCG level should double within 48 hours। अब हम नेक्स्ट इमेज पर आते हैं। इन दिस इमेज, जो लेफ्ट साइड वाली इमेज है, in this case we see some heterogeneously ecogenic products in endometrium which is suggestive of written products of conception। और जब color doppler हमने किया तो we see there is myometrial flow which suggests a trophoblastic implantation site in previous pregnancy। So there was a fall in beta hCG levels also। Basically this was a case of incomplete abortion or abortion in progress। Now we come to the third image. Here we see multiple cystic structures in deciduum, which are decidual cyst, because there is no decidual ring sign, there is no double decidual sign here,
So it is not gestation sac, these are merely cysts. Now we come to the next case. Here the patient who was having UPT positive, the patient presented with right lower quadrant pain. So here we see beta HCG level was 287. So here we see there is an irregular anechoic fluid collection within the endometrium. But here there was no double deciduous sac sign. Adnexia was also quite normal. So this is consistent with pregnancy of unknown location. And beta HCG level in the serial measurement decreased to 29. So this was a case of spontaneous abortion. So here we have seen all the possibilities. Here this is a case of abortion. Previous case was a case of decidual cyst. In this case we have again seen an abortion, and before that we have seen a case of very early intrauterine pregnancy. So I will again summarize. If patient comes with urine pregnancy test positive and there is a normal pelvic ultrasound, means within endometrium there is no gestation sac, endometrium is quite normal, adnexia is quite normal, then this state is referred to as pregnancy of unknown location. So here three possibilities arise: very early intrauterine pregnancy, occult ectopic और completed spontaneous abortion. इस केस में मैनेजमेंट ये है कि हमें वेट करना है और सीरियल बीटा एससीजी लेवल्स कराने हैं और एक इंटरवल पीरियड के बाद 10 to 14 डेज़ के बाद रिपीट अल्ट्रासाउंड करना है, जिससे हम कंफर्म हो सके इन तीनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी है. दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट विच आई हैव डिस्कस्ड, बिकॉज डे टू डे प्रैक्टिस में हम इसको रूटीनली देखते ही देखते हैं. एंड वी ऑफन राइट इन आवर रिपोर्ट, प्लीज़ डू a repeat ultrasound after 14 days. Thank you, friends.